दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है कि छुट्टियां हमारी जो है खत्म हो गई। गर्मी बड़ी गजब की थी, मैं बताऊं आज भी है, बहुत है। छुट्टियों में हम गए थे, जैसे हमने बताया कि गिर के जंगल में गए थे। वहां जो एकमात्र उसी वही जगह पे एशियाटिक लायन दिखता है, मिलता है देखने को। तो हम गए और हम भाग्यशाली रहे कि हम देख पाए। और उसके बाद फिर थोड़ा वहाँ बहुत सारे पौराणिक जगह है पूरी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आए थे यादवों को लेकर। तो वो पूरा जो इलाका है वो बहुत पौराणिक स्मारकों से, मंदिरों से, जगहों से भरा पड़ा है। तो हमने हो सके उतना उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश भी की और फिर आ गए हैं बैक टू पेविलियन अहमदाबाद। अब जब आ गए हैं और कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट जो है आप देखे थे, हम संजय भाई के साथ हम भी जुड़े थे और बाकी और बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी थे। उस दिन को हमने वो पूरा एक 9 घंटे का एक लाइव कर दिया था। इसके बाद हम थोड़ा देख रहे थे तो हमको एक आकलन जो है हमको मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने नहीं किया है, ये हमारा नहीं है, ये दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर का ये आकलन है। और हमको जब हम पढ़ रहे थे हमको बहुत अच्छा लगा। और अनुराग आनंद है उनके वो जो जर्नलिस्ट उन्होंने किया हुआ है, तो ड्यू क्रेडिट उनको जाती है, तो उनको दे रहे हैं क्रेडिट। पर हम वो आकलन पर बात करना चाहते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो एक विश्लेषण है पूरा। वो ये कह रहा है कि 2018 से लेके 2023 का ये जो अभी भी चुनाव जो खत्म हुआ कर्नाटक वाला, अगर वहां तक के अगर चुनाव विधानसभा के चुनाव देखें तो कुल 31 विधानसभा चुनाव हुए और 31 में से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे, अपने दम पे सरकार बनाई। सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं। बाकी सब जो है वो चाहे वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी रही हो या ना रही हो, पर कैसे भी करके बाकी जो है अन्य राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। और ऐसे करके 16 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम कोई तोड़ जोड़ नहीं करते, जोड़ तोड़ नहीं करते, हम ना कोई खरीद फरोख्त करते, इस सब चीजों को सिरे से खारिज करती रहती है। सत्ता का मोह नहीं है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो कहते रहते हैं। अमित भाई शाह का नाम इसमें सबसे प्रमुख होता है। जब भी उनको पूछा जाता है, जो उनके चहीते पत्रकार है उनके द्वारा, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे, हम तो ये देश सेवा के लिए कर रहे हैं, देश का भला चाहते हैं। उसी तरह के कुछ जवाब इनके होते हैं। और भी बहुत सारे उनके नेता यही धुन जो है उसी पर गाना गाते हैं। सवाल ये होता है कि अगर आपने कैसे भी करके सिर्फ 6 राज्य में आपकी बहुमती और आपके बाहुबल पर या आपकी ताकत पर आप जीते थे, बाकी के राज्यों में आपने जो है कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ फोड़ करके आपने सरकार बना दी। अगर आपने देश सेवा या उस राज्य की सेवा के लिए ही बनाई थी तो वो वहां पे आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और साथ में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 2024 का जो चुनाव ड्यू है लोकसभा का, तो हम देखते आ रहे हैं तो पिछली 2 टर्म से कि लोकसभा में परिणाम कुछ अलग होते हैं, चाहे राज्यों में परिणाम कुछ और हो। तो क्या ये चीज जो है 2024 लोकसभा चुनाव की जो एक पूरी घटना होने वाली है, उस घटना को हमसे बहुत बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति भी जो है उनका एक बहुत बड़ा एक तरह से एक माध्यम रहा है काम करने का, आनंद वर्धन सिंह साहब। तो हमने सोचा उन्हीं को आज आमंत्रित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक राज्यों में इस तरह से सरकार बना के देश सेवा के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको वो कैसे देखते हैं, और लोकसभा चुनाव जो आने वाला है वो अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। बीच में अगर मुझे कुछ लगा कि मेरा खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं हम लोग जो है संवाद करने वाले हैं, हम कोई डिबेट नहीं करने वाले, ना कोई पैनल डिस्कशन है, एक तरह से गुफ्तगू है, बातचीत है, और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं जो है सिंह साहब को जोड़ रहा हूँ अभी, और मैं परिचय क्यों दूं, क्या दूं मैं, क्योंकि बहुत सब परिचित है उनसे, तो ज्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रस्तावना आपने सुनी होगी जो मैं अभी कह रहा था कि 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव, सिर्फ 6 में अपनी ताकत पे बीजेपी जीती है। बाकी जो है कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ जोड़ करके जो भी करना हो करके जीत सरकार बनाई 16 राज्यों में। दक्षिण में तो वो कहीं है ही नहीं। गुजरात, बड़े राज्य समझ लें आप, तो गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, हरियाणा समझ ले या बाकी उत्तर पूर्व के समझ लें। तो इसको पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये जो
कहते हैं कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर ये क्यों करते हैं ये लोग? और जहां सरकार बना भी थी कुछ भी करके, जैसे कश्मीर में बना दी थी, अब तो फिर तो मतलब कुछ समय पहले की बात है, वो ऐसे सरकार बना देते हैं, फिर उस राज्य का विकास आप होता हुआ देखते हैं क्या? आप जरा अपनी आ, बात बताएं। जी, धन्यवाद मयूर साहब। इस चर्चा में हमारी और आपके बीच जो बातचीत है, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूं कि हम और आप जो चर्चा करते हैं उसमें कई बार एक परसेप्शन बना रहता है दिमाग में, और उस परसेप्शन के पे ही आदमी काम करता रहता है। एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि बीजेपी इनविंसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी चुनाव नहीं हारते हैं, उनका संगठन बहुत ही स्ट्रांग है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके सामने ईवीएम उनके हिसाब से चलता है, इत्यादि इत्यादि। ये जब आप बात कह रहे हैं तो इसको मैं तो और इसी बात को थोड़ा और मैं आसानी से समझाने की दृष्टि से लोगों को बता दूं। देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज जिसको कहते हैं, तो कुल होते हैं 36। 28 राज्य में विधानसभाएं हैं और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जगह विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो टेक्निकली जो विधानसभा चुनाव जो मयूर साहब कह रहे हैं कि 31 विधानसभा चुनाव इन 31 जगहों पे हुए हैं, और जो उसको एक कहने का ढंग ये भी है कि जो लास्ट चुनाव हुआ है इन 31 जगह पे विधानसभा का, उसकी बात मयूर साहब कर रहे हैं। अब आप अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं अरे ये तो ऐसी, मतलब ये व्हाट्सएप की, आपको लगेगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हुआ कोई आंकड़ा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 31 में से सिर्फ 6 जगह जीते, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, और उसको सिलसिलेवार समझा देता हूं। जब आप ऊपर से शुरू करते हैं तो स्टेट वाइज अगर चलते चलिए, पहले हम लोग नॉर्थ की बात कर लें, तो केवल 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, जहां पे विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी मेजॉरिटी में आई और उससे सरकार बनी। केवल 3 राज्य हैं। अब आप नॉर्थ का कोई राज्य लीजिए नहीं, क्योंकि देखिए मोटे तौर पे इन राज्यों का वर्गीकरण करते हैं तो मैंने सुविधा की दृष्टि से 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हो गए, 7 सिस्टर्स और प्लस सिक्किम, 8 राज्य, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें आ जाएगा। वो विंध्याचल के नीचे कह लीजिए या सतलज के नीचे, क्योंकि अगर नीचे चले तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, गोवा और महाराष्ट्र, ये आप आज दक्षिण, हाँ उड़ीसा भी अगर पकड़ ले, उड़ीसा को, या हम लोग उड़ीसा को हम मेन उसमें रख लिए हैं, नॉर्थ में ही रख लिए हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं मोटे तौर पर, क्योंकि जितना भाग जितने कम हो जाए, एक हो गया विंध्याचल के नीचे वाला, एक हो गया विंध्याचल के ऊपर वाला, और एक नॉर्थ ईस्ट, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो नीचे 8 राज्य नीचे के हैं। उन 8 राज्यों में तो जो ये अभी तक बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती थी ना कि वो नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो गया है, तो अब कर्नाटका इलेक्शन के बाद तो दक्षिण भी कांग्रेस मुक्त, अरे बीजेपी मुक्त हो गया है। तो उस पर भी आऊंगा क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझना चाहिए। मैं अभी नॉर्थ के राज्य की बात कर रहा हूं, केवल यूपी, उत्तरांचल और उत्तराखंड और गुजरात। अब आप ऊपर से अगर देखिए तो जम्मू कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी नहीं, पंजाब में इनका पता ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में हार गए, उसके नीचे आइए हरियाणा में साथ में सरकार बनाए, अपनी मेजॉरिटी नहीं, दिल्ली में पता ही नहीं, फिर नीचे चलिए राजस्थान हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे। क्योंकि आप जो मयूर साहब बात कर रहे हैं, जोर तोड़ से आपने धमका के चोरी करके कुछ कर लिया, वो अलग बात है। आपने क्या है, अपने दमखम पे आपको जनादेश नहीं मिला था, जनादेश को कहा, जनादेश का आपने वो किया था। उड़ीसा आप नहीं, वेस्ट बंगाल आप हार गए थे, ये झारखंड आप हार गए थे, बिहार आपकी नई सरकार है। मैं ये सारे वो नाम 15 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जहां आपका वो नहीं, केवल 3 जगह, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। 8 के नीचे के स्टेट आपके साथ गिनाई दिए, उसमें एक लोग
महाराष्ट्र को कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र में आपका स्पष्ट बहुमत नहीं था। आपने जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी था उसके एक फैक्शन शिवसेना को तोड़ के, और जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपने गवर्नर, आपके द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने एक गलत निर्णय के द्वारा आपको वहां पे सरकार बनवाई थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए ये 15 राज्य और 8 राज्य, ये 23 राज्य में तो कहीं नहीं है। अब जो बात आती है कि 3 राज्य और कौन, तो 3 राज्य वो जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आपको सुन के ताज्जुब होगा, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में मोदी जी के आने के बाद 2 बार इलेक्शन में दोनों बार जीते हैं, और इस बार भी अरुणाचल जीते हैं। अरुणाचल इनकी ठीक से सीट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरुणाचल में ये, लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि अरुणाचल में टोटल एमपी कितने आते हैं, 2 एमपी आते हैं अरुणाचल से, मात्र 2 एमपी आते हैं। दूसरी जगह जहां आप अभी जीते हैं वो मणिपुर में जीते हैं। मणिपुर में आपके 60 में से 32 सीटें आई हैं, जो अभी 2022 में अभी इलेक्शन हुआ, आप वहां जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 एमपी वाली जगह। तीसरी जगह जहां आप जीते हैं वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 60 में फिर आपने 32 सीटें जीती हैं, और वहां पे भी 2 एमपी। तो इन 3 राज्य जहां पे आपने मेजॉरिटी में आ पाए हैं, ये केवल 3 राज्य हैं जहां से कुल 6 एमपी आते हैं। बिल्कुल सर। तो ये भी, और ये 6, मतलब मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मुझे अजीब सा ये लग रहा है कि अब हवा इतना बड़ा बना हुआ है, लोग तुरंत आपका बात बोलेंगे आसाम की। तो आसाम की बात आप, मतलब दर्शक भी समझ लें, 2021 में 29 सीटें आई थी 60 में से, 31 सीट पे पूर्ण बहुमत होता है। 2 सीटें आपको बैसाखी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, लेकिन 2 छड़ी पे तो आपको चलना ही पड़ रहा है, आपको एक बाहर से एक सहारा लेना पड़ा है। और पिछली बार भी आपके 26 सीटें आई थी 2016 में। जो आसाम, जो आपकी किस तरह की फैक्ट्री है, और जो आज का इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, उसमें एक आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में ही आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी की सबसे सफल 2 जो मुख्यमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के योगी जी और एक हेमंता जी, उनकी उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा माना गया। आपका जो शोकेस राज्य है उसमें भी आपकी पूर्ण बहुमत नहीं आया था। और नॉर्थ ईस्ट में जहां बार बार ये कहते हैं कि मेरी सरकार और सब जगह हमारा है, वहां पे बता दें, मिजोरम में आप सरकार के वो है, लेकिन 1 सीट है, आप 1 सीट। नागालैंड में आप सरकार, और नागालैंड तो नया एक्सपेरिमेंट था, नागालैंड में आपके 60 में से 12 ही सीटें हैं। मेघालय में आप सरकार में 2 सीटें हैं, 60 में से 2 सीटें हैं। सिक्किम में आपकी कोई सीट नहीं है, इसलिए आप वहां नहीं है। मैं सिर्फ दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि एक जनरल मिथ फैला हुआ है कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। मिजोरम में 1 आदमी के साथ, मेघालय में 2 व्यक्तियों के साथ, नागालैंड में 12 व्यक्तियों के साथ, आप 3 राज्य इस तरह के भी आप सरकार के भागीदार हैं। लेकिन ये आपको भी पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होती हैं, वो जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है, वो नॉर्थ ईस्ट की अपनी मजबूरी है, वो एक ऐसी मजबूरी है कि जो भी केंद्र में होगा उसको उसके साथ ही उसी की धुन में गाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो टोटली डिपेंडेंट हैं केंद्र सरकार के ऊपर। अब एक जो जरूरी बात है, और कल मैं किसी चर्चा में था, वहीं पर ये बात हुई, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आपका ये कहना कि हम कैसे करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो जो केंद्र में जो भी जिसका भी शासन होगा वो उसके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। बात दक्षिण की है। दक्षिण की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 2 पैरामीटर्स पे, एक पैरामीटर जो लोग कहते हैं कि भाई वो वहां शिक्षा ज्यादा है, वहां रोग मतलब ऑन एजुकेशनल पैरामीटर्स, ऑन हेल्थ पैरामीटर्स, ऑन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, वो नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा आगे है। मैं उसके अलावा एक बात और कहता हूं, एक बात मैं वो कहता हूं जो बीजेपी जिसको प्रोपोगेट करती है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम और आप हिंदू की बात करते हैं। आप दक्षिण चले जाइए, आपको हरदम लगेगा कि वहां पे जो हिंदू लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो दक्षिण में आपको ज्यादा ठीक से दिखेंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। दक्षिण के मंदिर बहुत ही परंपरागत है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। मैं वो अच्छी है कि बुरी बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत दक्षिण में आपको आदमी जब मंदिर में जितने लुंगी पहन के और वो जिस तरह की पूजा करेगा वो आपको देखेगा।
वहां के लोग जमीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं। हम और आप डाइनिंग टेबल ढूंढते हैं कि डाइनिंग, भाई जमीन पे कैसे बैठ के खाएंगे, छोटे आदमी हो जाएंगे। आप अगर आज भी चले जाइए तो जो उनके बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो दक्षिण में, वहां के अधिकांश जो लोकल प्रोफेसर्स हैं वो बाथरूम स्लीपर पहन के घूमते हैं, हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे तो मालूम नहीं इतनी महंगा जूता होगा जिसने जूते में शायद एक किसी की तनख्वाह से ज्यादा महंगा जूता होगा। मैं बातें ये इसलिए कह रहा हूं, वहां पे वो एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म का जितने ठीक से उन लोग ख्याल रखते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं, वो दक्षिण में जो विवाह होते हैं वो मंदिर में होते हैं और बहुत ही सादगी से होते हैं। अगर आपने किसी विवाह में वो किया हो, हमारे यहाँ तो घर बेच के यहाँ पे तमाशा देखा जाता है कि घर फूक दो और उसके बाद विवाह कर दो, नहीं तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे। खैर, हैविंग सेड दैट, जो सबसे बड़ी बात ये रही है, कर्नाटक में मोदी जी का फेल होना एक बात को और स्टैंप लगाता है कि मोदी जी पूरे देश के नेता आज भी नहीं हो पाए हैं। मोदी जी उस 3-4 स्टेट के ही नेता हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इसके बियॉन्ड नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी को दिक्कत होती है नेहरू से, क्योंकि कंपटीशन नेहरू से करते हैं, उस विषय में ना करें। मोदी जी को दूसरा लगता है कि इंदिरा गांधी जैसा, इंदिरा गांधी की जितनी से दक्षिण भारत में थी उतनी मोदी जी की ना आज है, ना कल है, ना लगता है कि आगे हो पाएगी। तो एक इस तरफ भी इन लोगों का ध्यान खींचना जरूरी है। अब रही जो एक जनरल मिथ है ना कि जो बीजेपी है उसका ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है, उसके पास देखिए कितने बढ़िया बढ़िया ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल 5 स्टार ऑफिस, कुछ काम नहीं आता है। एक नया टर्म शुरू किए थे दूसरे को डराने के लिए, पन्ना प्रमुख। मुझसे किसी जगह पूछा गया भाई पन्ना प्रमुख क्या होता है, मैं दर्शकों के लिए फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं। जो वोटर लिस्ट होती है उसके हर पेज पे के हिसाब से हर पेज में उनका एक व्यक्ति था जो वहां तक मॉनिटर करता था। मतलब एक पेज की मॉनिटरिंग एक व्यक्ति कांग्रेस और बीजेपी संगठन का कर रहा था। मेरा अपना अनुभव है, मैं सन 77 से एक्टिवली इलेक्शन कैंपेन को मैनेज किया हुआ हूं। मेरा यह है कि अगर जिसके पास पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है उसको घर में चादर ओढ़ के, बिल्कुल मुंह तक ओढ़ के सो जाना चाहिए। उसको कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं है। उसको अपने घर में निकल के घर से भी बोलने की जरूरत नहीं, सो जाने की जरूरत है। ये जो झूठ बात बार बार इन लोग ये अपना कहना शुरू करते हैं कि इसका ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम जैसे लोगों को अब ये धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगी। हाँ मयूर जी, इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी बता दें हमारे दर्शकों को कि इन्हीं 5 साल के दौरान, है ना, 2018 से 2023 के बीच में जो अब तक कर्नाटका का जो ये आखिरी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तब तक की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इन 5 सालों में अपने बलबूते पे 3 राज्यों पे सरकार बनाई, ठीक है, और उसके बाद मिलके अन्य पार्टी से मिलके जो है कुल मिला के 9 राज्यों में सरकार बनाई, ठीक है। तो 31 चुनाव हुए विधानसभा के, 3 में अपने बलबूते पे बनाई और फिर जो है लोगों से मिलके, मतलब कम से कम 5 साल में 6 राज्य ऐसे जहां पे कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत मिले बिना भी सरकार बनाई। लेकिन आप रेशियो देखें कांग्रेस का और बीजेपी का, और बनाने का तरीका आप देख लें दोनों का। जैसे कर्नाटका है, मध्य प्रदेश में बनाई फिर टूट गई सरकार, जो सिंधिया साहब चले गए। कर्नाटका में भी कुमार स्वामी से मिलकर बनाई, फिर वो टूट गई क्योंकि वो चले गए फिर बीजेपी के साथ। और राजस्थान में बड़ी मुश्किल से जो है टूटते टूटते बची है इनकी सरकार। अभी भी जो है ये पायलट साहब निकले हुए हैं, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं और ये सब चल ही रहा है। झारखंड का भी आप जिक्र कर सकते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र हम कर सकते हैं, ठीक है, बिहार का भी जिक्र कर सकते हैं। हालांकि वहां कांग्रेस का कद उस मामले में बड़ा छोटा है आरजेडी या जेडीयू की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो, लेकिन फिर भी कांग्रेस है वहां पे। तो ये मैं जो देख रहा था इस विश्लेषण को, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, बैठे हैं गद्दी पे,
तब से जो पावर का बैलेंस जो है वो चेंज होता है, वो ये लग रहा है कि 2018 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी राज्य की विधानसभा के चुनाव की बात करें अगर, तो 2018 की साल ऐसी थी जहां ये लगा कि बीजेपी जो है बहुत सारा देश के बहुत बड़े भूभाग पर जो है उनका या तो उनकी खुद की सरकार थी या तो उनके सहयोगियों के साथ उनकी सरकार थी, ये था। अगर मई 2023 कर्नाटक चुनाव के बाद की अगर बात कर लें तो वो जो भूभाग पर उनका जो सत्ता जो रहा करती थी उसमें बहुत ज्यादा जो है कटौती होती हुई हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ये बात जैसे मैं और सिंह साहब कर रहे थे दोस्तों, ये है कि ये जो एक मिथ है, ये मिथक जो है कि मोदी साहब हैं तो मुमकिन है और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इनविजिबल है, इनविंसिबल है, मतलब हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल का मतलब ये होता है कि उनको हराया नहीं जा सकता, वो हमेशा अजय हैं, वो जीतते हैं हमेशा। और ये हम नरेंद्र मोदी साहब के नाम से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है किसी भी नेता से बात करो तो वो हर चीज से पहले नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेती है। तो पार्टी जो है वो विलीन हो गई है एक व्यक्ति में। ये कहने में अब कोई जो है मतलब कोई अपने कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि एक ही व्यक्ति में पूरी पार्टी जो समावेश हो गई है, उसमें हो गई है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब के नाम से बात कर रहे हैं। तो वो जो एक है ना, जैसे सिंह साहब कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एक बड़ा एक बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी हमारे देश में, कि जो ऐसी चीजें जो है वो लोग बताते हैं, पूछते हैं। अच्छा, अब तो पूछते भी नहीं, हो बता देते हैं धड़ाम से, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो है यही सही है, और कह देते हैं ये हो गया, ये हो गया। और ऐसी चीजें आती है जो हमको दंतकथा से भी बड़ी रोचक लगती है अगर हम सुने इसको तो वो गलत है, इसको आप मत पढ़िए। हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने हमने आंकड़े रखे और सिंह साहब ने बड़ा बारीकी से जो है डिवीजन के साथ, मतलब पूरा भूभाग जो है विंध्य के ऊपर का, विंध्य के नीचे का और उत्तर पूर्व चीज को जो है डिफाइन कर दिया कि किस राज्य में कैसे कहां सरकार बनी बीजेपी की। अदरवाइज 6 से ज्यादा राज्य नहीं है पिछले 5 साल में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई। तो ये बहुत बड़ा मिथक है कि बहुत बड़ा एक झूठी है, जो भ्रम क्या झूठी कहेंगे इसको, अगर कोई कहता है झूठ है ये कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पूरे देश के नेता हैं या वो देश भर की पूरे देश की जनता सिर्फ उन्हीं को मानती है। और ये रोड शो में हम जो देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, वो कैसे इकट्ठा होती है हम तो जानते हैं, सिंह साहब भी जानते हैं, आप में से पता नहीं शायद कितने लोग जानते होंगे। तो वो सब मैनेजमेंट का मामला है भाई। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कर्नाटक चुनाव हार गए तो हम लोग कह रहे हैं। हम इस आंकलन को जब बता रहे हैं आपको तो हम तो 5 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर्नाटक चुनाव का ही बात कर रहे हैं, 5 साल का पूरा कर रहे हैं बात। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस भ्रम से, इस झूठ से जो है अपने आप को संभाल के बचा के रखें कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है पूरे देश में, नहीं है। मोदी साहब है तो हर चीज मुमकिन है, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। और वही एकमात्र जो है उस देश के तारणहार है। अगर ऐसा होता तो फिर देश के जो ये 31 है कुल मिला के सब विधानसभा, तो उसमें से कम जो है 75% तो उन्हीं की संपूर्ण बहुमत वाली विधानसभा होती जी। मैं चीज होती। जी सर। मैं एक दो चीजें ऐड कर दूं, बस उसमें जो आपने कहा उसमें ऐड कर दूं। जैसे जब गठबंधन की बात आती है तो आप बिहार का नाम लेते हैं, आप झारखंड का नाम लेते हैं और आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नाम लेते हैं, मतलब महाराष्ट्र। इन 3 जगह ऑलरेडी गठबंधन है जहां पे बीजेपी और जहां पे कांग्रेस एज अ जूनियर पार्टनर उस गठबंधन को चला रहे हैं। 2 जगह का नाम लेना और आवश्यक है। तमिलनाडु में पार्ट ऑफ द गठबंधन है, जो डीएमके लेड गठबंधन है उसका पार्ट है वो, और वहां पे कोई अभी तक समस्या आपने देखी नहीं है। दूसरा, एक जगह का और इसलिए आवश्यक है कि हम सारे लोग जो पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हर सुबह उठ के, जैसे हम लोग यहाँ कहा जाता है कि भाई सुबह उठते ही प्रभु का नाम ले लो, प्रभु न छूटे, उसी तरह से जिसको लोकतंत्र में विश्वास है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, उसको किसी भी पॉलिटिकल चर्चा में हरदम याद रखना चाहिए कि आपके एक प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपने लोकतंत्र का गला घोट के वहां पे आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, और ये याद रखना चाहिए। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां पे गुपकार जो अलायंस है वो अपनी जगह प्लेस है। नॉन बीजेपी के लोग एक फ्रंट पे, एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक चर्चा मैं और कर दूं, जो 6 राज्य हैं जहां पे बीजेपी जीती थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर,
इन 6 राज्यों में कुल 116 एमपीज आते हैं, 116 एमपीज टोटल। और 5 राज्य जहां से लास्ट चुनाव, आज की तारीख में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इससे पहले का जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पे कांग्रेस जीती थी जी। उन राज्यों को, मैं सिर्फ उन राज्यों की बात कर रहा हूं, उन राज्यों का छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। मैं जहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई थी, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये 5 राज्य जहां पे कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई थी उसमें 98 एमपीज हैं, 98 या 99। तो सिर्फ कहना यह है कि एक जनरल यह ना कि कांग्रेस का पता नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत और फलाना मुक्त भारत, ये परसेप्शन के लिए ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। जो बात हम और मयूर जानी साहब कह रहे हैं, ये उस परसेप्शन को हवा दे देना ठीक है, उसको बता देना ठीक है कि मोदी है तो मुमकिन है। नड्डा साहब कहते हैं कि उससे पहले देश घुटनों पे रेंग रहा था। अब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहे कि देश घुटनों पे रेंग रहा था, घुटनों पे चल रहा था, तो इसमें अब क्या कहा जाए। ये तो चलिए ठीक है। और ये बता दें दर्शकों को कि अगर दक्षिण भारत की सिर्फ बात कर लें, अगर तो 5 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से 130 लोकसभा सांसद आते हैं, 130। अगर अभी का मामला हम देख लें, क्योंकि हम लोकसभा पर जा रहे हैं बात करने के लिए अभी, तो उसमें अगर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सांसद हैं, जो कि कुल सांसद 130 के अगर मान ले तो 22% के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से कर्नाटका में ही 25 है। ठीक है, 29 में से 25 तो उनके पास कर्नाटका में है, और 4 जो उनके पास तेलंगाना में है। ठीक है, अब ये और विधानसभा अगर कुल मिला के सब सीटें देख ले तो 923 विधायक वहां बनते हैं, और उसमें कर्नाटका चुनाव से पहले तक जो है वो बीजेपी के पास कुल 135 विधायक थे दक्षिण के। ठीक है, और अब कर्नाटक का चुनाव जब आ गया है, रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें 40 की कटौती हो चुकी है। ठीक है, 95 हो गए बीजेपी के पास। तो ऐसा देखा जाए तो दक्षिण भारत के कुल विधायकों की अगर संख्या में से देखा जाए तो सिर्फ 10%, 10% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक के तौर पर बनते हैं। और ये चीजें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप सब जो दर्शक हमारे हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, देखिए 7 कम से कम ऑन एन एवरेज 7 विधानसभा मिलके ये एक लोकसभा की सीट बनती होती है। ठीक है, तो ये समझना इसलिए जरूरी होता है कि विधानसभा में किसका कहाँ कितना दबदबा है, बैठकों पर परसेंटेज वाइज क्या स्थिति है उनकी। उसी से आप जो है आने वाले समय में थोड़ा सा हल्का सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां उस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा चमत्कार न हो जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर आप सोचिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपको कि अभी दक्षिण के 5 राज्य और एक केंद्र शासित में ये स्थिति आज की तारीख में है। अगर ड्यू शेड्यूल के हिसाब से चुनाव हुआ तो अगले साल इसी समय जो है हम चुनाव की बात कर रहे होंगे, मई महीने में, क्योंकि मई महीने में चुनाव हर 5 साल में होते हैं और मई अंत तक जो है वो फिर नई सरकार बनती है। तो एक साल बाकी रहता है। एक साल में अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ सिंह साहब दक्षिण के राज्यों में, ये 130 सीट की बात कर रहा हूं मैं वहां पे, तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या वहां झंडा गाड़ पाएंगी बीजेपी? नहीं, मेरे ख्याल में तो जैसी आज की स्थिति है, द वे थिंग्स स्टैंड टुडे, जी, उसके हिसाब से डबल फिगर में पहुंचना मुश्किल होगा। लोगों को लगेगा अतिशोक्ति। तेलंगाना में अब इस बार, क्योंकि तेलंगाना का वोट जो चंद्रशेखर राव का तो अपना एक वोट है, वो उसको लीड कर रहे हैं, उसको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब चॉइस ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो नॉन चंद्रशेखर राव के वोट हैं, जो नॉन बीआरएस वोट हैं, या जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट होंगे, वो कितना कौन अपने पास ले पाता है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति 2019 के मुकाबले आज की तारीख में बेहतर हुई है, चाहे वो किसी भी, अब वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो जो 4 सीट आज बीजेपी की तेलंगाना से हैं, उसको डिफेंड करना भी बहुत आसान नहीं होगा। और कर्नाटका में जैसा अभी मैंडेट मिला है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है अगला 1 साल, जो कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किए हैं, जो 5 उनकी घोषणाएं हैं, फिर उनका घोषणा पत्र है, फिर उनकी जो जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि किस तरह की हम आपको वो देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देंगे,
और सीतारमैया और डीके शिव कुमार उसमें कोई भी होते हैं, ज्यादा उम्मीद सीतारमैया की है। ये लोग क्लीन, मतलब सीतारमैया का एडमिनिस्ट्रेशन को वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, हेगड़े साहब जैसा माना जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगता है कि वो भी 25 से वो कितना कम होंगे, ये थोड़ा एक तरह से टेस्ट होगा फॉर दी कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये तो मुश्किल है कहीं पे। और तमिलनाडु में तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं, केरल में तो कुछ नहीं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस भी 1.5% था, बीजेपी भी 1% था, तो वहां पे भी इनका इस समय तो इट इज कर्टन। तो इन 3 राज्यों में तो कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेलंगाना और कर्नाटका में है। पुदुचेरी में शायद एक जो भी सीट होगी वो देखा जा सकता है। तो जैसे अब 2024 लोकसभा को लेकर मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए पश्चिम भारत की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान पकड़ ले, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वहां आप देख लीजिएगा तो 670 विधायक बनते हैं, उसमें से 331 भाजपा के हैं, और मतलब कुल मिला के 49% के आसपास उनके हो जाते हैं। और ये 3 अगर राज्य पकड़ ले तो वहां 99 सीट जो है वो लोकसभा के बनती है, वहां से 73 बीजेपी की आज की स्थिति में है। ठीक है, मतलब कि 72% सीट्स जो है उनकी इस अब तक है अभी इस वक्त। अगर पूर्वी भारत पकड़ के चले, बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा पकड़ के इस तरह से चले, बड़े राज्य की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, तो आप देखिए वहां पे 722 विधायक बनते हैं कुल मिला के, और जिसमें से सिर्फ 196 बीजेपी के, ठीक है, मतलब 27% के आसपास उनके बनते हैं। और लोकसभा सीटें बन जाती है यहाँ पे 117, और वहां से 54 जो 54 है वो बीजेपी के, मतलब कि हालांकि विधायक कम है वहां पे कुल परसेंटेज वाइज, लेकिन लोकसभा में उनका परसेंटेज बहुत सही है, 46% वो शेयर रखते हैं लोकसभा में। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड अगर हम देख लें सर, तो वहां पे आप देखिए तो कुल मिला के 818 जो है वो विधायक बनते हैं कुल मिला के सबके, ठीक है, जिसमें से बीजेपी के जो है वो 377 है, और कुल मिला के समझ लीजिए 46% बच जाते हैं। और अगर लोकसभा की बात करें तो 189 बैठकें बनती हैं यहाँ पे, जिसमें से 98% जो है वो लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है, मतलब कि 52% सीट्स जो है उनके पास है। और अगर मध्य भारत की बात कर लें, एमपी छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो 420, हालांकि आंकड़ा बड़ा अजीब है, लेकिन 420 विधायक कुल मिला के बनते हैं वहां पे, जिसमें से 144 जो है बीजेपी के पास है, मतलब कि 34% उसके पास है। वहां कांग्रेस का भी बहुत बड़ा एक, अभी बोले सिंधिया साहब चले गए, लेकिन कांग्रेस फिर भी जो है काफी साइजेबल सीट में, झारखंड में भी जो है उनकी स्थिति ये जेएमएम की अच्छी, तो 34% ही विधायक है मध्य भारत में कुल जो है उनमें से, और 40 सीटें बनती है लोकसभा की, उनमें से लोकसभा का इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, 37 बीजेपी की, तो 92% सीटें हैं। तो दक्षिण भारत का मैं पहले बोल गया हूं। तो ये जो मोटे तौर पर अभी स्थिति है, इसको आप 2024 में कैसे देखते हैं कि ये यही रहेगा या कोई बदलाव होगा, तो होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में बीजेपी अब इज डिफेंडिंग दैट फिगर, 303 की फिगर को डिफेंड कर रही है। कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आने के बाद 25 सीटों को रिपीट करना तो मेरे ख्याल में करीब करीब इम्पॉसिबल है। बाकी किसी भी साउथ के राज्य में आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं। आपने जो 2 राज्यों की बात कही, आप 3 राज्यों की, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, वो एक लाइन से हैं, वो 99 जो आपने कहा, उसमें 73 जो बीजेपी है, उसमें 16 सीटें आप और जोड़ लीजिए जो बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना और ने महाराष्ट्र में, और एक हनुमान बेनीवाल ने भी उनके सहयोगी दल के रूप में राजस्थान में था। तो उनकी जो टोटल सीटें अगर आप वैसे देखिएगा तो 90 थी। उस 99 में 90 सीटें बीजेपी की थी, क्योंकि बीजेपी ने वो 16 सीटें वो छोड़ी थी। लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी के चुनाव चिन्ह की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 303 में केवल चुनाव चिन्ह 73 सीटें भी थी, तो आज की तारीख में बीजेपी का महाराष्ट्र में उस तरह का रिपीट होना, अब कहीं कुछ हो जाए, हम और आप तो बात इसकी कर रहे हैं कि भाई जो उद्धव ठाकरे को जो एक सिंपैथी फैक्टर मिला है, जो उद्धव ठाकरे को एक मॉरल ग्राउंड्स पे लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं इन्होंने ठीक किया था, उसकी एडवांटेज। ये तीनों महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसकी एडवांटेज। एक ही राज्य ऐसा है कि जहां पे आज की तारीख में प्लेन एंड सिंपल ये है कि गुजरात में कुछ बहुत होने वाला नहीं दिखता है। लेकिन
गुजरात मॉडल की अगर अगर कलई खुलेगी तो उसका कितना असर पड़ेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ गुजरात में अगर 25 में 25 भी ले लें तो राजस्थान में मेरे ख्याल में 26 इस बार 26 26 में, 26 हाँ 26 में 25 लेना तो करीब करीब मुश्किल ही होगा। तो यहाँ पे तो कम होने के सिवा कोई बढ़ने का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से दो राज्य और ले लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। एक है पश्चिम बंगाल जहां पे 18 सीटें हैं, और एक है बिहार जहां पे 19, 16 और 6 सीटों का आपस में बंटवारा था। वो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी थी, माफ कीजिएगा। और वहां पे था, हाँ 16 सीटें जेडीयू, 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, 16 और 5 21, और बाकी 17 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 सीटें 17 या 18 सीटें बीजेपी, एक सीट कांग्रेस वहां थी बिहार में। बिहार में आज की तारीख में जिस तरह का जो गठबंधन बना हुआ है, नॉन बीजेपी वाले सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक फ्रंट पे आ गई, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट। तो वहां पे तो ये 18 जो भी 17-18 सीट हैं वो 2-4-5 सीट तक ही सिमट जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अदरवाइज बिहार में आपको सीटें मिलने का स्कोप नहीं है। अब ले दे के आपके पास उत्तर प्रदेश बचता है। उत्तर प्रदेश क्योंकि जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो 80 में से 64 सीट बीजेपी के पास थी, 64 में 62 उनके सिंबल की थी, 2 अपना दल के वाले सिंबल की थी, 64 ही माने उसको। 16 सीटें बाहर थी, 10 सीट बीएसपी, 5 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस। वहां पे आप जरूर कह सकते हैं कि एज द थिंग स्टैंड्स टुडे, आज की तारीख में अब से, क्योंकि ना अखिलेश यादव कोई दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और ना मायावती जी कोई लड़ने में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का वहां कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं जो 16 सीटें जो ऑपोजिशन के पास गई थी, अब उसमें ऑपोजिशन के पास 0 रह जाती हैं कि ऑपोजिशन के पास 6 रहती हैं कि 10 रहती हैं, वो एक मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है, मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जो कुछ ले दे किसके स्कोप है वो यूपी में ही दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं तो आपके पास बढ़ने का स्कोप नहीं है। कहां आप लूज करेंगे। वो भी तो ये है ना सिंह साहब के वहां पे तो अगेन फिर वो एक जो फ्रैक्शंस बड़े साफ दिख रहा है पूरा योगी और मोदी के बीच का, तो वहां तो वही है कि मोदी जी को अपने आप को प्रूव करते रहना है, और वो जीत का सेहरा भी जब भी होगा तो फिर वो ऑब्वियसली जो है, अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बैठे बैठे भी आप तो वहीं हैं, तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो अब योगी जो है उसी तरह के कल्ट फिगर के तौर पर देखे या दिखाए जाने की चीज बन चुके हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 से शुरुआत की थी। तो अब योगी साहब का खुद का अपना एक कल्ट जो है वहां बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन रहा है और बढ़ भी रहा है, जिस तरह से एक समय मोदी साहब का हुआ था, और वो अपने 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 कद को धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, या तो लोग बढ़ा रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो हो रहा है वहां पे। तो वो हर चीज का श्रेय वहां योगी जी के समर्थक जो है वो मोदी जी को पहले नहीं देते, पहले योगी को दे रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं सही हूं क्या? नहीं मयूर साहब, मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। ये योगी और मोदी जी का नहीं है, ये योगी और अमित शाह साहब का है, जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। ओके। जो ये वॉर ऑफ सक्सेशन है, मोदी के बाद कौन का ये सारा कुछ है। और उसमें मुझे ये लगता है कि अभी तक एक इंसिडेंट को छोड़ के कहीं पे भी योगी जी ने अपनी तरफ से ये प्रयास नहीं किया है कि वो अमित शाह को नीचा दिखाएं या अमित शाह को करें। लेकिन अमित शाह साहब लगातार योगी जी के जो योगी जी के अगेंस्ट वाली लॉबी कह लीजिए, या केशव मौर्य चुनाव हार जाते हैं उनको फिर से बना दिया जाता है, जो एक ऐसे बहुत से लोगों को योगी जी के जो सबसे बड़े क्रिटिक राजपूत उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह होते हैं, उसके बाद भी उनको रखा गया है, जो भी उनके साथ हुआ, वो अमित शाह साहब बिल्कुल ठीक से प्ले कर रहे हैं। वो जो वहां पे मारा गया, वो जो अभी क्या, अरे बदमाश था अतीक इलाहाबाद में उसकी जिससे दोस्ती थी नंदी जी के ऊपर भी हाथ रखा है अमित शाह का। तो अमित शाह उन सारे लोगों को जो योगी जी के अगेंस्ट है उनको कहीं ना कहीं अपनी सरपरस्ती में ले लेते हैं। लेकिन आप किस्मत से तो नहीं लड़ सकते हैं ना, एक तो ग्राउंड रियलिटी के अलावा किस्मत की बात भी बता दें जी। हुआ ये कि जब कर्नाटका में बीजेपी चुनाव हारी तो ये तो अब सब जगह चैनल में आ रहा है, चैनल को कहा गया कि यूपी हाईलाइट करो, यूपी हाईलाइट करो।
यूपी हाईलाइट करो तो हाईलाइट तो योगी जी होंगे ना। अगर 17 में 17 सीटें लेके आ रहे हैं तो वो बिना कहे, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है कि योगी को हाईलाइट करो। तो ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी और उनके बीच है। मोदी जी जब तक हैं तब तक मेरे ख्याल में इस तरह का कोई झगड़ा, उनको तो छोड़ दिए योगी जी को, जब अडवाणी जी कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब मुरली मनोहर जोशी कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब पुराने पुराने इनके एक से एक धुआंधार लोग पड़े हुए हैं, वो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, तो वहां कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है आफ्टर मोदी हो, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एडवांटेज योगी तो है ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 80 सीट वाले राज्य से आते हैं, जिसको भी इस देश में। जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो राज्यपाल साहिबा बैठे हुए आनंदीबेन जी, और हमने सुना है कि बड़ी बड़ी उनकी जो बड़ा आदर सम्मान और बड़ी सेवा एक बुजुर्ग के नाते वो करते हैं योगी जी। और हम सब जानते हैं कि आनंदीबेन का जो एक इन्फ्लुएंस है हमारे प्रधानमंत्री पर, वो भी एक अपने आप में बहुत सबके नहीं लिए तो परिचित। मैं फिर ये भी जोड़ दूं, आपने गुजरात से बैठ के ये सुना है कि यहाँ कितना आदर सम्मान है। मैंने लखनऊ से बैठ के ये भी सुना है कि अहमदाबाद की, गुजरात की पॉलिटिक्स में आनंदीबेन पटेल और अमित शाह में कितना प्रेम है पॉलिटिक्स को अब लेकर, दोनों। वो तो यहाँ तो धुआंधार लड़ाई चलती है जी सर। जी। यहाँ तो कब कौन किसके किसके समर्थक को कौन पटक दे, यही चलता रहता है यहाँ पे। वो तो कोई गुजरात में ये बड़ा आम है, अभी अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो, और ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो चलिए सर, ये मुझे लगता है कि एक सार्थक बातचीत हमारी हुई है आज। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब के बहुत बड़ी ताकतवर होने की, या वो जो जितने भी भ्रम या जो भी झूठ फैलाया जा रहा है उसको लेकर मुझे लगता है कि हमने आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात की है। दर्शक जो हमारे हैं वो ये समझ लें कि हम किसी के भी दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई खेत किसी ने जो है वो हड़प लिया है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ जो है वास्तविकता पर बात करते हैं, तथ्य पर बात करते हैं, और जो सच आपके लिए जानना जरूरी हो उस सच को लेकर हम बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के बारे में हो या भारतीय जनता पार्टी के बारे में हो या किसी और के बारे में हो। तो इसको जो है अन्यथा ना लिया जाए। काफी बहुत सारे लोगों को बड़ा दुख लग जाता है, जो भक्त लोग होते हैं। तो भक्त किसी के मत बनिए, और आंख कान और दिमाग की खिड़कियां जो खुले रखे एक स्वस्थ नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। बस यही आप सबसे उम्मीद है। सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत मूल्यवान समय निकाला और बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, ये आनंद वर्धन सिंह साहब थे, और जो आज मुद्दा था हमारा, मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ, बाकी फिर कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे हम लोग। चर्चा थी, बातचीत थी, वो ये थी कि ये कह रहे हैं ना कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। हम ये आंकड़ों के जरिए बता रहे थे आपको कि मोदी साहब है तब भी मुमकिन नहीं है तो नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा खामखा बना दें कि वो बड़ा होने का बोझ उस व्यक्ति के सर पर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव न कर पाए, बर्ताव न कर पाए। ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हार जो है, कोई भी जो है, हार और जीत जीवन के, आप जो सिक्का पकड़ के चले तो दो पहलू हैं। कोई कभी हारता है, कोई कभी जीतता है। कोई लगातार जीतता रहे ये संभव नहीं है, और कोई लगातार हारता ही रहे ये भी संभव नहीं है। तो हमने बताया आपको कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा सिर्फ अपने बलबूते में सरकार बनाई, और बाकी जोड़ तोड़ की सरकार फिर मिला के 16 राज्यों में बनाई, वो भी हमने आपको बता दिया। और सामने हमने कांग्रेस का भी रिकॉर्ड जो है, या आपको भी जानकारी, वो भी हमने आपको बता दी। तो बस यही है, हम हमेशा कहते हैं आपको कि आंख कान और दिमाग की खिड़कियां बिल्कुल खुले रखें। अपनी जो सिक्स सेंस है उसको जागृत करने की कोशिश करें, बहुत जरूरी होता है। सिविक सेंस बिल्कुल रखें, और एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने का धर्म निभाने की कोशिश करें। और धर्म ये होता है कि हो सके उतना देश के लिए अच्छा करें, सोचें, और बहकावा में ना आए, गलत खबरों में, फेक खबरों में जो है फंस न जाए। और भैया, ईश्वर के अलावा किसी की भक्ति करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। इससे भी बच के रहिए, तो बहुत बड़ी अपने आप पर मेहरबानी आप सबकी होगी। और स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए भी विवेक बुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि भाई, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप बिल्कुल आप अपनी टिप्पणी, राय, प्रतिक्रिया, प्रतिभाव जो भी आप देना चाहते हैं जरूर दें। और फिर हमारा कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भाई।
और करवाइए भी अपने आसपास के लोगों को, ताकि हमारी बात जो है वो लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम समर्थ हो सके आप सबकी सहायता से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।